हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। टॉप 10 सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम बात करेंगे आपके वर्क एनर्जी एंड पावर के ऐसे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो लास्ट कुछ ईयर्स में एनआईएस में पूछे गए हैं। एंड हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिपीट करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कॉपी पेन ओपन कीजिए। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चंस सेम टू सेम भी आ जाए या इससे रिलेटेड भी पूछा जाए। तो भाई आप अपना लॉस क्यों करोगे, और ये सेशन के बाद आप एक बार खुद से टेस्ट करना कि क्या ऐसे सवाल आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। बाकी वर्क एनर्जी एंड पावर का वन शॉट वीडियो मैंने डिटेल में फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिया है, और टेलीग्राम चैनल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे। नीचे एक फ्री कंटेंट का लिंक है जिसके अंदर मल्टीपल कंटेंट्स आपको फ्री में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप पार्टिकुलरली ऑन डिमांड की तैयारी कर रहे हैं तो योद्धा बैच ज्वाइन कीजिए, अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रचंड बैच ज्वाइन कीजिए, और अगर अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रहार बैच ज्वाइन कीजिए। सारे बैचेज एक्टिव हैं और यहाँ से तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल, और ये सबसे पहला सवाल आपका जो पूछा गया था, जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये 2017 अक्टूबर में पूछा गया था। कमाल की बात ये है कि आज का जो सेशन चल रहा है और जिस सेशन के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इनको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप मिलेगा। और यही एक बड़ा सीक्रेट है कि यहाँ से आपको एक मौका मिलता है कि एनआईएस अगर क्वेश्चंस डिजाइन भी करता है, मैं कहता हूँ पिछले 10 सालों के भी क्वेश्चंस को वो अगर मूव करने की कोशिश करेगा तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके पास आ जाएंगे। देखिए सवाल क्या कहता है कि डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। हालांकि चैप्टर 1 में आता है यूनिट एंड डायमेंशन में, लेकिन क्योंकि आपका चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का है तो आइए हम एक नज़र इसको देखते हैं कि अगर हमें डायमेंशन निकालना हो वर्क का तो हम कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो जी वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, ये सारे के सारे पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप का भी चैनल का लिंक है वहाँ पे। अब देखिए हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम फोर्स को टारगेट करते हैं ना, तो अपना जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा आपने पढ़ा है न्यूटन के सेकंड लॉ से, राइट। तो यहाँ हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। नाउ अगेन अब यहां पर एक बड़ा मामला आता है एक्सेलरेशन को लेकर कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल वर्क को ब्रेक करूंगा तो वर्क कैसा ब्रेक हो जाएगा? ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ इस तरीके से यहां पर ब्रेक होगा। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि वर्क को अगर मैं W से अगर बोलता हूं कि जी ये W है, इसका मुझे डायमेंशन लिखना है। मास का डायमेंशन क्या होता है? m होता है, आप सभी जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, और नीचे टाइम होता है। मीन्स वोट अगर आप ओवरऑल उसका लेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t-2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग लेंथ के लिए है ना बात करेंगे, तो यहाँ पर भी एल आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर यहाँ से इसको मतलब एक सही वे में अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए एम आ चुका है, एल की पावर 2 आ चुकी है, और टी की पावर -2 आ चुकी है, और यही आपका बन गया आंसर। तो देखा कितना आसान तरीके से हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया। ना केवल डायमेंशन निकाला बल्कि हमने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और आपका ये आईना होता है कि देखिए अगर आज की डेट में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और उनका सामना आपका सामना ऐसे ही क्वेश्चन से होने वाला है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 के अक्टूबर में पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है कि अ पर्सन थ्रू अ बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एट व्हाट पोजीशन ऑफ इट्स पाथ इज इट्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो हमें समझना है कि मान के चलिए किसी भी
मान लो कोई भी फुटबॉल बॉल समथिंग इसको ऊपर की ओर फेंका गया, गया 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 गया। अब होता क्या है कि जब ये जा रहा होता है, समझिए जब ये जा रहा होता है तो उसके बाद ये रिटर्न भी करेगा ना, ये रिटर्न भी तो करेगा। एक बार गया, ये मैक्सिमम हाइट होता है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ना, मैक्सिमम हाइट जितना ये मान लो ग्राउंड से फेंका गया है ये, तो ये आपका होता है मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स इसको बोलते हैं। अब हमें समझना है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहां पर मैक्सिमम होगा, है ना, हमें अपने माइंड में सोचना है, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगा। तो देखिए सिंपल तरीके से है, अगर हम लोग बात करें कि भैया कहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी वहां मैक्सिमम होगा जहां वेलोसिटी ज़्यादा होगा। देखिए मैं दोनों को फॉर्मूला लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh होता है। मीन्स वॉट, यहाँ पर अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ये हाइट जितना ज़्यादा होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं आप? यानी एक बात तो समझ में आ गई कि अगर काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना होगा तो हमें वो इस रास्ते में ऐसे मतलब पॉइंट को देखना होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा हो। अब लेट सपोज कि यहाँ से हमने फेंका, अब ये गया 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 गया, तो सबसे ज़्यादा भाई साहब देखोगे ध्यान से, ये जाते जाते यहाँ पर v 0 हो जाता है, बिल्कुल हाइट पे जाके 0 हो जाता है। तो हमेशा देखोगे तो नीचे की तरफ ही अगर रिटर्न भी करेगा तब भी और फेंकेंगे तब भी, ये यही वो, समझ रहे हो, यानी कि जो लोअर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे लोअर पॉइंट आपका यहाँ पर है, समझ रहे, जो लोएस्ट पॉइंट है यही, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, मैं ही लिख देता हूँ, इसका आंसर आ गया लोएस्ट पॉइंट। क्या आ गया इसका आंसर? लोएस्ट पॉइंट आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप चाहते हैं ज़्यादा हो तो इसके लिए हाइट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हायर पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ट्रिकी टाइप का सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, और ऐसे सवाल को सॉल्व करते हुए चलना है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? बोले सर सवाल तो बड़े आसान आसान से लगते हैं, ये तो वैसे ही है। मैं भी कहता हूँ सवाल आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, तो जो कहते हैं ना कि परफेक्टनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, और छोटा सा पार्ट अगर मिस्टेक हो जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ये मान के चलिए कि फिर उसके सारे नंबर चले जाते हैं। और एक विद्यार्थी के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उसके एग्जाम में। तो कोशिश कीजिए कि हर सवाल को घर पर ही एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए, और ऐसे सवालों को तो बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है। सवाल पढ़िए, कहता अ फोर्स F 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस S इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप मीटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और ये भी 2017 के अक्टूबर में पूछा गया। PYQ जो हमारे पास ढेरों पड़े हैं, लेकिन कौन सा PYQ आपके बीच में लाना है ये हम डिसाइड करते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, ताकि हर बच्चों को इसका लाभ मिल सके और आसान तरीके से आप स्कोर कर सकें। राइट, तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर छोटी सी बात लेके चलें कि अगर हमारा F की वैल्यू कितना दे रखा है, लिखिए इसको, आप ढंग से एग्जाम में लिखना यार, देखो ऐसे सॉल्यूशन लिखना है ना, आप ढंग से चीज़ों को लिखना, ढंग से लिखना। मैं तो अभी सॉल्व करा रहा हूँ तो लिख देता हूँ ऐसे करके। ये हो गया 2I कैप और 3J कैप न्यूटन में हो गया, और एस जो आपका हो गया, ये सारा पता है ये वेक्टर फॉर्म में होता है ये, और एस हो गया आपका I कैप प्लस J कैप, ये मीटर में हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली वर्क निकालना है, यानी कि F डॉट एस, आप जानते हैं ना ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है जिसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, और इन दोनों को प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान होता है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये हो गया 2I कैप 3J कैप, और ये हो गया I कैप प्लस J कैप। अब देखिए होता क्या है कि I कैप को I कैप के साथ करना, J कैप को J कैप के साथ करना, बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखो 2I और I सिंपल कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, प्लस देखो 3J और J कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया, अरे सॉरी 5 जूल आ गया, न्यूटन नहीं, 5 जूल आ गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप थोड़ा सा ढंग से लिख लेना एग्जाम में कि भाई ये है, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर देना। सो वर्क डन या समथिंग जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग देना कि भाई इतना हो गया है, इसका सिंपल से तरीके से, तो इतना हो गया और इस तरीके से जाएगा, ऐसे करके आपको सिंपल तरीके से जवाब दे दिया यहाँ पे। क्लियर है? आइए आगे अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव।
और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक सवाल पूछा गया। इस सवाल में देखिए क्या कहता है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइस डाउन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। एक यहाँ पर ध्यान से पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ब्लॉक है जिसको यहाँ पर 45 डिग्री के कोण से ढलान पे नीचे छोड़ा जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है ये 2 मीटर है ना। यहाँ से ग्राउंड से लेके यहाँ तक कितना गया है, 2 मीटर गया। बोले ऐसे सवाल देख के बड़ा डर लगता है। अब जिन बच्चों को जैसे देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें एफबीडी ना हो, फिजिक्स में आप देखो तो कोई फोर्सेस ना हो, तो काहे को फिजिक्स पढ़े हो भी तब जब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे, इसको जब ये स्लाइड करेगा तो इसे आया 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 आएगा यहाँ पे, एंड देन आने के बाद ये ऐसे यानी कि यहाँ पर स्लिप, यहाँ पर मोशन में आ जाएगा और यहाँ जाके रुकेगा। ये कहाँ रुकेगा, यहाँ जाके रुकेगा। तो सवाल हम पढ़ लेते हैं कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन अ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द डिस्टेंस दैट इट विल मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन आफ्टर रीचिंग द बेस ऑफ द इंक्लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस यहाँ पर डी दिया गया ना, ये डी दिया गया, इसकी वैल्यू निकालिए कि यहाँ से नीचे आने के बाद कितना डिस्टेंस आगे तक जाएगा, मतलब जहाँ ये रुका है वहाँ तक कितना ट्रैवल किया है इसने। एंड द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 2 मीटर, 2 मीटर का यहाँ पर है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.2 दिया है, और ये आपका NIOS का 2019 का सवाल है। अब देखिए जब ऐसे सवाल आते हैं तो दिमाग बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक वाले सवाल आते हैं तो ब्लॉक दिमाग को ब्लॉक कर देता है, बट आपको अपना दिमाग ब्लॉक नहीं करना है। अब यहाँ पर कैसे सवाल सोल्व किया जाए, देखिए समझिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जब हम इस ब्लॉक को यहाँ से मतलब यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ तक आएगा, एक्चुअली में तो हो क्या रहा है कि जब ये पॉइंट ए पर है तो सबसे ज्यादा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो हम लेके चलते हैं, जितना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। इसको कैसे समझिए कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं और आपको अपने दोस्त को वो पैसे देना है, जैसे जैसे जरूरत होगा तो जैसे से आपके पैसों में कमी आएगा आपके दोस्त के पैसों में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। जैसे आप में 10 रुपया कम हुआ तो उसका 10 रुपया बढ़ गया, आपका 20 रुपया कम हुआ तो आप 20 रुपया उसका बढ़ गया। अल्टीमेट टोटल 100 रुपये ही है, आप दोनों को भी मिलाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जब ये ए से बी पे आएगा, देखिए ए पे बिल्कुल हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल हाइट पर बैठा हुआ है, पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है, अरे नीचे आ जा, और नीचे आया तो यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे आएगा, देखिए हाइट हो जाएगा 0, यानी यहाँ लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आ रही है आपकी बात। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ये रेस्ट में है पॉइंट ए पे, लेकिन जब पॉइंट ए से आगे बढ़ रहा है तो कैसा हो रहा है, मूवमेंट में आ रहा है। मूवमेंट में आ रहा है मतलब मोशन में आ रहा है, और मोशन में आ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ रहा है, मतलब गेन कर रहा है। तो हम दोनों ही टर्म्स में इसको लिख देते हैं। हम इसको लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज, आप इसको स्टेटमेंट लिख देना जो भी रहेगा। यहाँ पर ये स्मॉल ब्लॉक है ना, ये करेंगे लेट द बेस प्लेन वेलोसिटी जो v मान लेते हैं कि वेलोसिटी v है, हम ऐसा मान लेते हैं, इस तरह का आप लिख लेना है यहाँ पर। तो लॉस इन p इज इक्वल टू गेन इन ke, ऐसा लिख देना। अब देखिए पीई में लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, पीई में लॉस हो रहा है। तो अभी देखिए पीई में लॉस हो रहा है तो अल्टीमेट mgh ही होने वाला है। आप कहेंगे सर mgh कैसे होने वाला है, mgh इसलिए होने वाला है कि ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग का कितना है mgh, बाद में कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, तो ये mgh ही जाएगा यहाँ पे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल भी करोगे तो। बट अगर हम गेन का करेंगे तो गेन का भी सिंपल है। अभी ये देखिए कैसा था, ये रेस्ट में था, बाद में ये मूवमेंट में आया है ना, ये तो हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो ये हो गया हाफ m या v स्क्वायर मान लेते हैं। लेट्स सपोज कि v स्क्वायर मान लेते हैं। अच्छा v स्क्वायर और v नॉट में क्या फर्क है, अभी हम v नॉट ही मान लेते हैं। रीजन ये है कि आगे भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आगे भी ये मूवमेंट करेगा, तो इसीलिए हम v नॉट ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर ये इसको इक्वलाइज कर दिया है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ से m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन आफ्टर यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं अपने वेलोसिटी का, जो हमें हेल्प करेगा कि एक्चुअली में वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh।
और वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर 2GH, क्योंकि जो स्क्वायर है वही आपके रूट अंडर में चला जाएगा। सो यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू 10 भी अगर हम ले लेते हैं और हाइट हमारा कितना दे रखा है 2 दे रखा है यहाँ पर, तो आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही होगी। मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि ये 2 को बाहर 2√10 कुछ इस तरीके से आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया है। आप √40 ले सकते हैं, समथिंग जो भी आपको लेना है। तो हमने जी यहाँ पे इस वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल दिया। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने केवल इस स्लाइडिंग पे देखा है, स्लाइडिंग पे देखा कि स्लाइडिंग पे हो रहा है। सर ये थीटा वैल्यू कब काम आएगा और फिर ये कैसे कैसे क्या चीज़ें निकालेंगे, वो एक डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन हमें ये समझना है, बेसिकली समझना हमें ये है कि अब आप ये समझिए कि जब ये आएगा इंक्लाइंड पे आएगा, जैसे इंक्लाइंड पे आया 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 आया, तो ये जो वी नॉट वाली वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी इसकी इनिशियल मानी जाएगी, है ना। और यही वेलोसिटी फिर डाउन होते 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 जीरो हो जाएगा। तो डैट मीन व्हाट, आप ये समझिए, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब ब्लॉक हॉरिजेंटल पे जाएगा तो इसके बैक में जो वेलोसिटी थी, देखो अगर हम यहाँ से देखें तब तो यहाँ तक में हमें एक ही वेलोसिटी दिख रही है वी नॉट वाली, बट अगर B से C के बीच में देखें तो B हो गया इनिशियल, C हो गया फाइनल। और जब B इनिशियल हो गया, स्टार्टिंग का हो गया, तो जो भी यहाँ की वेलोसिटी होगी वही U मानी जाएगी। जो हमने पढ़ते हैं ना, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो वो ही यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, that how to find the value of acceleration, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या करें जिससे एक्सेलरेशन निकले। अब देखिए एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें बस ये देखना होगा कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि यह जो ब्लॉक है इस पे एक फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स सपोज इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है ना, जैसे ये मान लो ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक का मान लो इधर की ओर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। और उसमें भी जो एन का एफबीडी अगर बनाएंगे ग्राउंड पे तो नीचे की ओर हो गया mg और ऊपर की ओर हो गया एन, यानी यहाँ एन जो है वो mg के बराबर होता है। तो भाई इस हिसाब से अगर यहाँ पर एफ हम निकालें तो एफ इज इक्वल टू हम एम ए कर देते हैं। रीजन ये है कि अगर हम एक्सेलरेशन चाहिए तो पार्टिकुलर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और जो भी फोर्स हमारे पास में है नेट फोर्स के बराबर कर देंगे यहाँ पे, वो हम इधर कर देते हैं। तो अब एफ की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एम जी, है ना, और ये हो गया एम ए। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ए क्या मिल गया, म्यू इंटू जी मिल गया। अब म्यू कितना है अपने पास में 0.2 है, जी कितना है 10 है, तो देख रहे हो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो कितने दिमाग से हमने जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया है। तो अब इस जर्नी में यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ पर ब्लॉक आ गया था, तो यहाँ से यहाँ तक के जर्नी में एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ चुका है। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम अप्लाई क्या करने वाले हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं आपका वो फॉर्मूला जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे बाई अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं तो ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होता है, तो यहाँ a और यहाँ पर h लिख देंगे, a होता है ना। अभी g का मामला तो ऊपर में नीचे होगा, नीचे तो a होगा। अब h की जगह h नहीं लिखेंगे, एक्चुअली d लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, d किया। देखिए अब हमारा ये कनेक्शन खत्म, इसको छुपा दो, खाली यहां से देखो, खाली जर्नी हमारी यहाँ से देखो, क्योंकि मेन हमारा सोल्व मतलब यहाँ से मैटर स्टार्ट होता है, पीछे का नहीं है। एंगल एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, अब एंगल को यूज ही नहीं यहाँ पर क्या है कैसे कुछ पूछा ही नहीं यहाँ पर है। तो अब देखो v कितना है, यहाँ पर 0 हो रहा है, देखो स्टॉप हो रहा है, तो v कितना हो गया 0 हो गया यहाँ पर, और u वही हो गया जो v नॉट की वैल्यू थी यहाँ पे, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर
और इसकी वैल्यू कितनी निकली 2√14, यानी मैं सीधा सीधी 40 का √40 का स्क्वायर कर देता हूँ, और 2 इंटू ए कितना निकला, ए निकला है 20 और ये हो गया डी। तो सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि हमारा डिस्टेंस कितना जाने वाला है, तो डिस्टेंस की कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। थोड़ा सा नेगेटिव में कई बार मामला चला जाता है, नेगेटिविटी की चीज़ जाती है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव में एकदम आता है। तो ये हो गया 40, है ना, और ये हो गया कितना, ये भी हो गया कितना 40 इंटू डी, ये कट गया यहाँ पे। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, नेगेटिव होने के बाद भी कितना आ गया 1 मीटर आ जाएगा। कितना ट्रेवल कर लिया, 1 मीटर ट्रेवल कर लिया इसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जाएगा यहाँ पे। अगर कैलकुलेशन मेरा सही है तो मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी, 40 ये और √40 ये, आई थिंक तो ठीक है। ये सारे के सारे कैलकुलेशंस भी हमने ठीक ही दिया है यहाँ पे। तो ये 1 मीटर के आसपास में ट्रेवल करेगा, 1 मीटर जाएगा, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ। तो इस सवाल में क्या था, कंफ्यूजन ज्यादा दिया था। सवाल ऐसे जानबूझ के पूछे जाते हैं, आपको ना पूरा कंफ्यूज कर देगा। सर कैसे कंफ्यूज करेगा, अब देखो ना यहाँ पर 45 डिग्री दे दिया, क्या इसने कुछ डेटा दिया है ऐसा जो आपको क्लियर वे में पता चले? आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ा कि यहाँ वाली जो वेलोसिटी होगी वही इनिशियल मानी जाएगी। उसमें भी इस वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाके आप ये निकाल पाए। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की जरूरत थी, तो आपने न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन फोर्स के जरिए निकाला। यहाँ भी नेगेटिव सा कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही जाता है। तो ऐसे करके यहाँ तक हम 3 अलग अलग ट्विस्ट पे यहाँ पर पहुँच के इस सवाल को सॉल्व कर पाए। तो अपने आँख कान नाक दिमाग सबको मतलब चौकन्ना रखिए, क्योंकि आपके सवाल में ऐसे सवाल जनरली पूछे जाते हैं, और ये 2019 का सवाल है। तो जो लोग कहते हैं कि लेवल कैसा है एनआईएस के क्वेश्चंस का, आपके सामने है, उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल जो कि रिपीट किया गया है, देखिए सबसे पहले इसे 2012 में पूछा गया था, फिर इसी सवाल को 2 साल बाद रिपीट किया गया है। तो एनआईएस की दुनिया में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल इवन 8 साल 10 साल के सवाल को भी रिपीट किया जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि जरूरी नहीं सवाल रिपीट करे, कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते हैं। आइए सवाल को करते हैं और साथ ही साथ समझने का प्रयास करते हैं। कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर। इफ द स्प्रिंग इज इनिशियली एट रेस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल कहता है कि देखिए मान के चलिए इधर स्प्रिंग है ना, मान लो ये स्प्रिंग है अपना, दिस इज द स्प्रिंग। अब क्या कर रहा है कि एक 10 kg का, आप ध्यान से देखेंगे ब्लॉक है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, अभी ब्लॉक कितने kg का है जी, ये 10 kg का है। अब ये मूव कर रहा है, इधर आ रहा है v या जो भी मान के चलिए, अभी मैं ऐसे नॉर्मल लिख देता हूँ, ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, आया आया आया, दोनों में टक्कर हुई, मतलब कि कोलाइड किया। यहाँ पर लिखा है क्या किया इसने, कोलाइड किया यहाँ पे। भाई जब इसने कोलाइड कर दिया ना, तो अभी कुछ इस तरह का सीन बन गया यहाँ पे, यानी अभी स्प्रिंग थोड़ा सा दब गया और यहाँ पर ये ब्लॉक आ चुका है। तो कहता है कि अभी स्प्रिंग देखो इतना था, अब देखो स्प्रिंग कितना है, मात्र इतना है। तो देखो इतना का यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा एक्स या एक्स समथिंग जो बोल लो, मान लो कि मैं इसे एक्स बोल देता हूँ, एक्स क्या हो गया यहाँ पर, कंप्रेशन हो गया है, मतलब कि इतना दब गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। डेट इफ द स्प्रिंग इज इनिशियली एट रेस्ट, मान लो ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। रेडी है आप लोग, स्टार्ट करें, सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जैसे कि हर सवाल में होता है हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सवाल में लिखते हैं अपना मास कितना दे रखा है, 10 kg। बोलिए कितना दे रखा है मास, वी हैव द गिवन 10 kg। अच्छा अब हमें एक बात समझनी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, आप समझ में आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितना दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे u अपना, है ना, u दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है, आप ये लिख देना डेट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया है। अच्छा k की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर k की वैल्यू दे रखी है 1000 न्यूटन पर मीटर यहाँ पर दे रखा है। अब हमें ये समझ कि जब हम बात करते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन,
तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, जब ये ब्लॉक आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब यहाँ टक्कर होगा, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे अगर ये u है तो इसका v कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, रुक जाएगा ना। आ रही बात समझ में यहाँ पे? यानी कि जब हम मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करेंगे, आप उसको नोट कर लेना ना, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड आ गया जी, है जो कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, और कॉन्सेप्ट ये लगाना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था कि आपका कितना गेन हुआ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इधर से ये आ रहा था, आया आया आया, एक इसकी एनर्जी थी, और इधर कौन सी एनर्जी इसकी थी, इसकी थी काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कैसी एनर्जी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो भाई ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। हाँ, पहले ये 1 मीटर पर सेकंड से था, फिर आके अचानक से रुक जाना, तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये लॉस हुआ है। तो अगर इसका लॉस हुआ तो एनर्जी गई कहाँ, तो एनर्जी इस वे में गई है कि इसका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो गेन हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से लिखेंगे, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, लिखिए गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। सिंपल। देखिए एनर्जी का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, और इसी पे सवाल रिपीटेड है। प्रीवियस कब पूछा था, देखो जैसे सवाल देखो ध्यान से देखो, ये वाला सवाल कब पूछा था, 2019 में सवाल पूछा है। कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा सा अलग है बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, किसी पे चलेगा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब ये वाला सवाल कब पूछा है, 2012 में भी पूछा है, और ये सवाल आपका 2014 में भी पूछा है। यानी आप देख रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे कैसे सवाल आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस। ये रेगुलरिटी में हर 5 साल 6 साल 3 साल पे बैक करता है। तो अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बोलते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, डैट मीन व्हाट, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में साफ साफ कहा है कि आपका जो स्प्रिंग था वो रेस्ट में था। तो जी अगर आपका स्प्रिंग रेस्ट में था तो ले दे के खाली यहाँ पर क्या बचता है, ले दे के यहाँ बचता है 1/2 है ना, के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये मैक्सिमम वाला केस है, राइट। और यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि आपकी स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी यू के रिस्पेक्ट में जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हालांकि आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो वर्क होता है, जो डब्ल्यू थ्योरम होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। खैर एनीवे, तो यहाँ पर हम अगर सिस्टमाइज करते हैं चीज़ों को तो हमें समझ में आता है कि जितने भी हाफ यहाँ पर आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो कि इन सारे के सारे हाफ में कॉमन चीज़ें हैं। इन द नेक्स्ट के की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर हम 1000 के की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये मैं भी एक्स ही लेके चलता हूँ, बाकी वैल्यू निकाल लेंगे। एंड द नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो एम कॉमन है, एम मतलब कितना हो गया आपका, एम आपका 10 kg का है, तो 10 ले लो बेटा कॉमन। अब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि लॉस की बात कर रहे हैं ना, बट पहले इनिशियल लेंगे उसके बाद ही तो फाइनल लेंगे। तो आपका यू कितना आने वाला है, देखो आपका जो यू आने वाला है ये 1, यानी कि ये कर देंगे 1 का स्क्वायर, और वी क्या है 0 का स्क्वायर। तो भैया ये तो रह खत्म हो गया यहाँ पे। अब आगे अगर बढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये हो गया 1000, छोटा सा कैलकुलेशन है, और उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान है, और ये केवल हो गया 10। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो गया आपका 1000 हो गया, 0 से 0 कट गया, एक्स मैक्सिमम जिसकी हम बात कर रहे थे अगर मुझे निकालना हो तो √1/100 करूँगा, डैट मीन व्हाट 1/10 यानी कि 0.1 मीटर आएगा। यानी कि 0.1 मीटर वो आंसर है जितना स्प्रिंग मैक्सिमम क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कंप्रेस होने वाला है। जो वैल्यू है ना 0 पॉइंट के पास जाएगा, तो यही इसका आंसर था। और लास्ट में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप जरूर यहाँ मेंशन करना जो भी सवाल आपको दिया जाएगा ना, जैसे यहाँ दिया गया था कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो लिखना है यहाँ पर द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज दिस वन, इस टाइप के लिखना, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए जी अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर अब आपको एक बात और समझाते हैं कि सवाल जो है
जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए बेसिकली जो सवाल है वो प्रीवियस सवाल का ही ये पार्ट है, अलग नहीं है ना। आप इसका ध्यान से देखेंगे तो इसी पे सारा कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी ना उसको हम वहाँ पर लिख देते हैं केवल। जैसे यहाँ था गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर देखिए आप लिखते हैं, पहले चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनके अकॉर्डिंग लिख देते हैं कि ये कह रहा है कि कैलकुलेट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एट दैट मोमेंट व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन व्हाट, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि अब यहाँ समझिए कि जो आपका यहाँ पर हाफ mv² है ना, जो हाफ mv² है 1/4 और 1/2 kx² के बराबर है। ये आपका कॉन्सेप्ट है ना। इस कॉन्सेप्ट पे आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ भी हाफ mv² होगा हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, मीन्स व्हाट कि हम इसको लिख सकते हैं 1/8 kx² लिख सकते हैं। और जो प्रीवियस था ना, यानी कि प्रीवियस में जो था यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ था, हाफ kx² इज इक्वल टू 1/2 mu² माइनस 1/2 mv²। अब इस mv² को इधर ले आइए तो क्या आ गया, हाफ kx² प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 mu², है ना। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मान के चलिए लिखा है 1/2 kx² लिखा है। अब ध्यान से देखेंगे ना तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं 1/8 kx² लिख देते हैं यहाँ पे, और ये हो गया 1/2 mu² हो गया। तो अगर इस चीज को आगे बढ़ाएं, प्रोसीड करें, तो यहाँ kx² तो कॉमन है, तो मीन्स व्हाट कि अगर मैं 8 LCM ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 4 kx² और प्लस kx², राइट। और इधर कितना आ गया 1/2 mu², है ना। ये आपका आ गया यहाँ पर। देखिए u की वैल्यू वही रहने वाली है जो आपके स्टार्टिंग में था, जिससे कि आप आगे बढ़ रहे थे, 1 मीटर पर सेकंड का था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये बन गया आपका 5 kx², ये हो गया 8 और ये हो गया 1/2 mu²। तो डैट मीन व्हाट, सिंपल तरीके से मैं चाहूँ तो इसे कट कर देता हूँ, 4 हो गया। तो आप ये मान लो कि kx² इज इक्वल टू हो गया 4/5, ये हो जाएगा ना 4/5 आ जाएगा, या 4 mu²/5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा √4 mu²/5 के। अब इन सब की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, जैसे कि अब ये 4 है, m की वैल्यू 10 है, 1 का स्क्वायर आप कर दो चाहे तो 1 ही होगा, 5 हो गया और ये हो गया 1000। सिंपल तरीके से एक सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम अपने आंसर तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि आप ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देता हूँ, है ना, एंड देन आफ्टर फिर अगर आप 0 से 0 कैंसिल आउट नहीं भी करते हैं तो एक अच्छी बात ये है कि आप यहाँ 2 टाइम यहाँ कट कर सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और नीचे आपका आ जाएगा 1000। अब इसको आप सोल्व कर लेना, जो भी आपका आएगा समथिंग वही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही सवाल एक दूसरे के पार्ट हैं जो 2012 और 14 में रिपीट किया गया है। तो स्प्रिंग पे ये सवाल जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। जब भी आप चैप्टर पढ़ो स्प्रिंग वाले पे थोड़ा विशेष ध्यान दो, चाहे वो लॉस का हो, गेन का हो या एनर्जी कंजर्वेशन का हो, बहुत हेल्पफुल रहता है। इन द नेक्स्ट आगे बात करते हैं डेराइव वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि 2019 में पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल कहता है कि जो आपका वर्क डन होता है ना वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। यानी सिंपल तरीके से ये डेल्टा के के बराबर होता है। अब इसके लिए जो है मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया इस थ्योरम पे, स्पेशल वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इस थ्योरम को देख सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में मैंने बताया कि एग्जाम में कैसे लिखना है, बाकी चीज़ें कैसे करना है, और वहां जाके देखिए। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के वीडियोज में लेके आया हूं, बट ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के रिगार्डिंग। चलिए सवाल को यहाँ पर देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक 20 ग्राम का बुलेट है भाई, ये 20 ग्राम का मान लो कि बुलेट है ना, 20 ग्राम का बुलेट है। कितना है इसका मास, 20 ग्राम है। तो भाई साहब 20 ग्राम का बुलेट है, 200 मीटर पर सेकेंड, है ना, से चल रहा है। कितना जा रहा है, इसका u हो गया
200 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब गोली चलती है तो बहुत तेज रफ्तार से निकलता है, पता है आपको। वो तो फिल्मों में साउथ वगैरह में बाकी जगह पे एकदम से एकदम धीरे धीरे दिखाते हैं, इसको पकड़ लिया ये कर लिया, बट इतनी पॉसिबिलिटी कि अभी गोली चला आदमी मर जाता है, ये रफ्तार होती है। सोचो ना, 1 सेकंड में 200 मीटर ट्रेवल कर सकता है ये। तो आप पलक जब तक झपकते ही 1 सेकंड गुजर जाता है, और 200 मीटर पे दूरी पे बैठा है अगर कोई व्यक्ति, 200 मीटर 100 मीटर का नॉर्मल रेस होता है, तो आप मान के चलो कि अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। द नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि स्टॉप आफ्टर पेनिट्रिंग 2 सेंटीमीटर ऑफ वुड, यानी कि मान लो कोई लकड़ी है ना, मान लो कि कोई लकड़ी है, अब इस लकड़ी पे जो है मान लो पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब ये आया और यहाँ पे जाके ये पेनिट्रेट हुआ यहाँ पर अंदर, तो ये पेनिट्रेटिंग जो गया यहाँ तक, ये अंदर तक गया और कितना गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट किया है। मीन्स वॉट की यहाँ पे इसका जो वी है वो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉप हो गया ना, रुक गया, और जब मान लो रुक गया तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मजेदार बात यहाँ पर ये है कि अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे सवाल में कि कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुड ऑन द बुलेट, यानी कि इस लकड़ी के द्वारा इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि कितना फोर्स लगेगा, ऐसे समझिए इसको। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, इसको ना आप एक काम कर लो 2/100 कर लो, और ये आ गया 0.02 मीटर में आ गया। बाकी आप अच्छे से लिखना है यहाँ पर कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, मास इतना है, लकड़ी में इतना गया है ना, डिस्टेंस कवर्ड आप लिख लेना, सब कुछ लिखना। ये ए से बेसिकली क्या है, ए से सब कुछ लिख लेना। आप देखो, आप इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है, क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कहता है ना, बाई अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना प्यारा फिजिक्स है, बच्चे बेवजह पैनिक होकर डरते रहते हैं। तो जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, ये हो गया 0 का स्क्वायर, अब u कितना है 200 का स्क्वायर 2 इंटू ए, और ये हो गया आपका, मान लो मैं नीचे लिखता हूँ 2/100 कर देता हूँ आपके लिए। तो अब सिंपल तरीके से जब a की वैल्यू निकालूंगा तो ये सब के सब ऊपर आ जाएगा। देखिए 200 गुणा 200 स्क्वायर में ना, और ये 100 आ गया। अब नीचे कितना आ गया 2 इंटू 2 आ गया। अब देखो यहाँ से इस 2 को काटेंगे तो 100 टाइम कट होगा, इस 2 काटेंगे तो ये 100 टाइम आ जाएगा यहाँ पे। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा वाला आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ नेगेटिव वैल्यू के साथ मिल रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू के साथ मिल रहा है। मीन्स 1 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन मिल रहा है। भाई अगर उसका वेलोसिटी ही 200 मीटर पर सेकेंड है तो एक्सेलरेशन तो तगड़ा होगा ही होगा। अब अगर एक्सेलरेशन निकल चुका है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि कितना फोर्स एक्सर्टेड मतलब बुलेट के ऊपर हो रहा है वुड के द्वारा। तो सिंपल तरीके से यहाँ लिख देंगे F इज इक्वल टू एम ए लगा दीजिए, और यहाँ पर देखिए एम कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 20 ग्राम का है, 20 को ना 1000 से डिवाइड कर दो। अब ए कितना है यहाँ पर 10 की पावर 6 है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ जीरो अगर कट करना है तो यहाँ से एक जीरो कट कर दो, और बाकी 2 जीरो यहाँ से कट करोगे ये 4 हो जाएगा। मीन्स एफ कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन आ गया, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू था यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव बस आपको इतना बता रहा है कि ये जो फोर्स का नेचर है ये रेजिस्टिव फोर्स है, नेगेटिव है ना, रोक रहा है। तो दिस इज द टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। आप लिखना इसको ढंग से, ये कैसा फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, दिस इज द टाइप ऑफ रेजिस्टिव। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। An ideal spring of spring constant 100 Newton per meter is compressed by 1 centimeter. Calculate the spring constant stored in it। और ये NIS का 2019 का क्वेश्चन है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, इतना आसान सवाल ये दिया है। नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है जिसमें स्प्रिंग की एनर्जी हम निकालते हैं, और स्प्रिंग की एनर्जी कैसे निकालते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और वही फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं। तो नॉर्मल तरीके से आप लिख लीजिए जो जो दिया है आपका, जैसे कि आप मान लो के दे दिया है आपका कितना 100 न्यूटन पर मीटर दे दिया है, एक्स कितना दे दिया है 1 सेंटीमीटर, डैट मीन वॉट 1/100 मीटर में आ गया। यू निकाल लीजिए, आप लिखना इसको ढंग से यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे स्प्रिंग एनर्जी, तो यहाँ लिख देना स्प्रिंग एनर्जी।
देखो मेरा कहने का मतलब है ना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो कैसे आप आंसर लिखते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कोई तरीका बता दो, ये बता दो, इस पर एक वीडियो बना दो। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहे, फिर अलग से वीडियो का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी है कि सर ये वो करना है। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं। देखिए 1/2 हो गया बच्चे, के कितना हो गया 1000 ले, राइट। और एक्स देखो 1/100 और 1/100। अब यहाँ देखो एक जीरो कैंसिल करेगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि नीचे 2 है और बाकी 10 है। कितना कितना है देखो ना, आपके सामने ही तो है। यहाँ पर हमने के का कितना ले लिया, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ ले लिया। एक जीरो रहेगा यहाँ पर, तो एक मिनट रुको, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट जाने दो मुझे। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया 100 और ये हो गया 1/100 और ये हो गया 1/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर रीजन ये है कि 1/100 कर रहे हैं और सिंपल सा कैलकुलेशन है, रिजल्ट आपके सामने है। अब देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये है 100 यानी कि 1/200। अब 1/200 को पहले तो कन्वर्ट कीजिए, ये होता है 0.5 और नीचे हो गया 100, तो ये आ गया 0.005 आ गया। डैट मीन व्हाट, 5 × 10 की पावर -3 जूल, और ये आपका आंसर आ गया। तो छोटा है तो छोटे आंसर यहाँ पर मिलेंगे आपको, और इस तरीके से हमने बड़े शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। एक आखिरी सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इस सीरीज का, जो लास्ट में हमने दिया है। और ये सवाल देने का मतलब बस इतना था ताकि जो पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर थोड़ी सी पकड़ आपके बन पाए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो सवाल पावर के ऊपर होते हैं बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, और ये 2017 में पूछा गया था। तो चांसेस होते हैं ऐसे सवाल के पूछे जाने। कहता है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 51 मीटर। यानी कि अगर ये मान के चलूँ मैं, लेट सपोज दिस एज h इज इक्वल टू 51 मीटर, है ना। अब यहां से पानी मान लो, यहां से पानी यहां मान लो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो पानी की हाइट कितनी है, कितनी हाइट से गिर रहा है 51 मीटर। हेलो कितना 51 मीटर। और भी कुछ कह रहा है इसमें, देखो कहता इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉलिंग पर सेकेंड इज 10 टू द पावर 8 kg, मतलब एक सेकेंड में 10 की पावर 8 kg वो गिरता है, और टाइमिंग आपको मालूम है 1 सेकेंड का जा रहा है। और कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फॉलिंग वाटर एट द बेस ऑफ द डैम, यानी कि इस डैम में जब यहाँ पर ये पहुंचेगा, यहाँ पे ये जब पहुंचेगा तो कितना वर्क डन होगा। द पावर जनरेटेड बाय द प्लांट अंडर आइडल कंडीशन, अगर कंडीशन आइडल हो तो कितना पावर जनरेट करेगा। एंड द थर्ड वन, द यूजफुल इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल व्हेन द जनरेटर इज 90% इफिशियंट, अगर जनरेटर 90% इफिशियंट है मतलब 90% ही इफिशियंसी दे पाता है तो कितना यूजफुल रह पाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं सिंपल तरीके से। देखिए वर्क डन का बहुत ही सिंपल फंडा है। वर्क डन में अब ऐसा है कि जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क भी एक्चुअली एनर्जी का खेल है। अब कैसे एनर्जी खेल है सर, कैसे हिसाब किताब होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, लेकिन पहले मैं चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन कर देता हूं। चलो यहाँ लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं यहाँ कैसे डब्ल्यू थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब सिंपल तरीके से क्या क्या आपको दिया है, यहाँ पर हाइट कितना दे दिया, तो सर हाइट ना 51 मीटर दिया है। बोलो मास कितना दिया है सर, 10 की पावर 8 kg दिया है यहाँ पर, और टाइम कितना दे दिया है 1 सेकेंड दिया है सर। जी की वैल्यू कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो हम जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे। अब यहां से सबसे पहले वाले पोर्शन पे आते हैं कि वर्क डन कितना होगा। देखिए आपको पता है कि जब ये गिर रहा है इस तरीके से, समझिएगा ध्यान से यहाँ। अब यहां पर क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा हाइट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हाइट कम होता जाएगा बच्चे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जाएगा। बट एक चीज जो यहां पर हो रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। डेट मीन व्हाट, हम ये बोल सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हाँ जी सर बोल सकते हैं। तो अगर गेन इन काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो इसी को हम वर्क डन कहेंगे ना।
कोई अलग से भूत प्रेत थोड़ी ना आएगा। और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? शुरू में तो बिल्कुल इतना था, बाद में जीरो हो गया। यहाँ पे लॉस हो रहा है इनिशियल माइनस फाइनल, जब जीरो माइनस mgh करेंगे मतलब माइनस mgh आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए माइनस mgh से हमारा ये आंसर आ जाएगा कि एक्चुअली में कितना लॉस हुआ है आपका। एम कितना है सोचो ना भाई, आप सोचते ही नहीं हो। एम कितना है मुझे बताओ सर? 10 की पावर 8 है। अच्छा, जी कितना है? 9.8 है सर। और एज कितना? 51 है। क्या इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते? एक जीरो लेके इधर कट कर दो, ये 7 बच गया। अब 98 और 51 को कर दो मल्टीप्लाई, जो भी बच्चे यहाँ पर आ जाएगा वो जूल में यहाँ पर आंसर कर देना है यहाँ पर। और मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी होगा पावर पर लगा देना, इस पर सेट कर देना। अच्छा, पावर कितना जनरेट होगा हम ये समझते हैं, लेकिन भैया पावर जनरेट करने से पहले वर्क निकालना जरूरी है, तो मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले तो। चलो कर लेते हैं सॉल्व। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके सामने। तो ऐसा है कि ये 98 है और ये 51 है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 4 और ये हो गया 49। ये 8, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 4। और यहाँ पर ये ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 4 डबल 9 8 है। मैं लिख देता हूँ 4 डबल 9 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। मैं ऐसे कर देता हूँ 4.998 कर देता हूँ और इसको 10 की पावर 10 कर देता हूँ। अप्रोक्स में मैं इसे 5 कर देता हूँ और 10 की पावर 10 कर देता हूँ और ये आ गया जूल में। तो हमारा वर्क डन पता चल गया है। पावर का फॉर्मूला बच्चे वही रहने वाला है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा। और पावर का फॉर्मूला कितना है? वही W/T है ना, छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पावर का फॉर्मूला निकालूं, यानी सेकंड वाला है कि द पावर जनरेटेड अंडर आइडल कंडीशन में, तो P इज इक्वल टू W/T है और ये हो गया 5 × 10 की पावर 10। आप नहीं चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, अगर जितना था उतना भी रखते तो आ गया 5 × 10 की पावर 10 वाट, है ना। ये पावर का आ गया, यहाँ इतना वाट रहेगा आपको, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, इसको कैपिटल में दे दो कि वाट आ गया यहाँ पे। थर्ड वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि द यूजफुल इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल व्हेन द जनरेटर इज 90% इफिशियंट। तो 90% इफिशियंट है तो बेटा जितना भी टोटल पावर आपके पास में है ना, उनमें से केवल 90% ही यूज होगा, वही आपके लिए यूजफुल है, वही आपका यूज होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो लिखेंगे इफ जनरेटर इज 90% इफिशियंट देन इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास कितना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको मैंने 100 रुपये दिया बट 90% ही पैसा आपके पास होगा, तो 90 रुपीज ही तो आपके पास होगा, 10 रुपये तो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ से आप लिख लेना स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट आपका रहेगा, और डायरेक्टली पी डैश निकालूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा 90% ऑफ पी मीन्स वॉट की 90/100 मल्टीप्लाई पी है 5 × 10 की पावर 10। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए और एक जीरो यहाँ से करेंगे 9 आ जाएगा, तो ये हो गया 45 × 10 की पावर 9। अब मैं क्या करूँगा, इसको 4.5 कर देता हूँ और इसको 10 की पावर 10 कर देता हूँ, ये वाट में आ गया। तो लो जी, आपका केवल और केवल 4.5 10 to the power 10 वाट जो है ये इफिशियंट रहने वाला है। और इसी के साथ ये हमने सारे के सारे टॉप 10 सीरीज के 10 क्वेश्चंस इससे पूरे लेसन के खत्म कर दिए हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से पढ़ा कि भाई हमने वीडियो देख लिया, अब इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करते हैं, है ना, उसके बाद बुक एक्सरसाइज खोल के देखा क्या ऐसे क्वेश्चंस बुक के अंदर हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो ऐसे पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इफिशियंट होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है 90% इफिशियंट है, मैं कह रहा हूँ 100 का 100% ले लो भाई। फ्री में मैंने कंटेंट दिया है, फ्री में चीज़ें दी है। हाँ, बाकी चैप्टर जिसको पढ़ना है वो पेड कोर्स में आ सकता है। तो सोचो जब हम आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट आपको दे सकते हैं, तो बाकी जब पूरा पढ़ोगे तो कितना मजा आपको आएगा। बच्चे कहते सर पढ़ते पढ़ते याद हो जाता। ये आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप 90 से ऊपर % लाइए, जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा कीजिए। इस सफर में हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 सीरीज के अगले सीजन में, जहां पर हम अगले चैप्टर के ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट PYQ लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में हिट करेंगे और आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।